सुमध्यान सभी को। आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी की सहायक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 1 से द्वितीय अध्याय रीढ़ की हड्डी। बच्चों, इस अध्याय को लिखा है हमारे हिंदी के महान साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर जी ने। और जगदीश चंद्र माथुर जी हमेशा सामाजिक कृतियों के बारे में लिखते आ रहे हैं। इसी वजह से उन्हें बहुत सारे हिंदी साहित्य सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। तो मैं पुनः दोहराता हूँ, आज का अध्याय है रीढ़ की हड्डी। इसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो बच्चों, ये एक व्यंग्यात्मक एकांकी है। क्या है ये? एक व्यंग्यात्मक एकांकी है, ठीक है ना। क्या होता है उसे आप अच्छे से सुन लीजिए। एकांकी किसी व्यक्ति के जीवन का जब हम एक अंश लिखते हैं, एक अंक लिखते हैं, एक हो गया वन, अंकी अंक अर्थात अंश। जब हम किसी व्यक्ति के जीवन का कोई एक अंश लिखते हैं उसे एकांकी कहा जाता है। ये वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है, अर्थात ये रियलिटी में भी हो सकता है और इसको हम इमेजिनेशन करके भी लिख सकते हैं। तो वर्तमान अध्याय रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है और इस अध्याय का जो केंद्रीय भाव है वो आपके सामने प्रस्तुत इस प्रकार से है। यह एक सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकी है। बच्चों, सामाजिक इसलिए है क्योंकि यह एकांकी समाज की एक बहुत बड़ी कुप्रथा का यहाँ दर्शाया गया है। इस कविता में, इस एकांकी में इसको दर्शाया गया है। व्यंग्यात्मक इसलिए है क्योंकि लेखक अपनी बात को सीधे तौर पर न कह के व्यंग्य के द्वारा कह रहा है, ठीक है ना। एकांकी मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सामाजिक घटना यहाँ दहेज प्रथा और लड़की को लड़कों से कम दर आंकना यहाँ पे दिखलाया गया है। इसमें विवाह तय करते समय चाहे लड़का कैसा भी रहे किंतु उसके लिए लड़की सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। ये एक शब्द है बच्चों, सर्वगुण संपन्न। इसका अर्थ क्या हो गया कि लड़की को खाना बनाना चाहिए, लड़की को संगीत आता हो, लड़की को वाद्य यंत्र बजाना आता हो, वह पढ़ी लिखी भी हो, ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, वह सुंदर भी हो, अच्छा चलती हो, अच्छा बोलती हो। वो तमाम गुण लड़की में होने चाहिए, चाहे लड़के में ना भी हो। लड़की के पिता लड़की को उच्च शिक्षा दिलाने में पक्षधर है, अर्थात वो चाहते हैं कि उमा उच्च शिक्षा को पाए, वह आगे तक पढ़े और उनके पिता ने ऐसा किया भी है, किंतु विवाह के लिए उसकी पढ़ाई को छिपाने के लिए मजबूर है। अब ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में जब ये एकांकी लिखी गई बच्चों, उस ज़माने में माना जाता कि जो ज़्यादा लड़कियां पढ़ती हैं वो राजनीति में भाग लेती हैं, अपने सास ससुर अपने पति से तू तड़ाका करके बोलती हैं, उनका आदर नहीं करती। ऐसी भ्रांति लोगों में फैलाई गई थी। किसी भी प्रकार से जो लड़की के पिता वह अपनी बेटी यानी लड़की का विवाह संपन्न कराना चाहते हैं, तो इस अध्याय में हमें दिखाया गया है। तो बच्चों, इस अध्याय में 5 से 6 पात्र है, वो इस प्रकार रहेंगे, आपके सामने प्रस्तुत है। इस एकांकी में एक रामस्वरूप है, एक ये वृद्ध व्यक्ति है जो लड़की के पिता है, प्रेमा है लड़की की माँ है और उमा स्वयं लड़की है। अब उमा बच्चों क्या है, एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की है लेकिन उसका रंग सांवला है, थोड़ी सी वो काली है। इसी वजह से बहुत सारे लड़के वाले उससे पहले रिश्तों को ठुकरा कर चले गए हैं, ठीक है। अब गोपाल प्रसाद कौन है? गोपाल प्रसाद लड़के के पिता है, ठीक है। शंकर स्वयं लड़का है, ठीक है ना। गोपाल प्रसाद लड़के के पिता है जो वकील हैं, रिटायर्ड हैं और अपने ज़माने की बातें हमेशा धकेलते रहते हैं कि मेरे ज़माने में मैं ये था वो था, इतने घंटे पढ़ता था, ये चीज़ें खा जाता था। अब आते हैं इस महान क्रांतिकार पे। तो बच्चों, इस एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक ये शंकर है जो अपने पिता के दम पे जी रहा है, अर्थात इसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। ये इससे चला अच्छे से नहीं जाता, ये डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और बीच में कई दफ़ा फेल हो चुका है, लड़कियों को छेड़ता है और लड़कियों से पिट भी चुका है। ये तमाम बातें यहाँ पे दिखलाई गई है, ठीक है ना। चलिए अब हम एकांकी प्रारंभ करते हैं। ये देखिए रंगमंच विधान, ये क्या है देख लीजिए।
ये उमा, रामस्वरूप और प्रेमा का घर है। मेहमान आने से पहले ये तमाम सजावट उन्होंने की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इधर अपना वीणा रखी है, हारमोनियम रखा है ना। यहाँ पे कितना अच्छा ये पेंटिंग है जो उमा ने बनाई हैं। ये अच्छे से साफ सफाई यहाँ दिखाई गई है, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें यहाँ दिखाई गई है। अब है क्या, संवाद। संवाद है बातचीत। दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच बातचीत को संवाद कहते हैं। रामस्वरूप जो उमा का पिता है और प्रेमा का पति है। रतन, रतन कौन है? इस घर का नौकर है। तो नौकर को बेचारे को ना थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है, कम सुनाई देता है। रामस्वरूप कहता है कि रतन जाओ बाजार से पनीर लेके आओ, ठीक है ना। तो बेचारे को बहुत देर बाद सुनाई देता है और वो पनीर लेने के लिए चला जाता है, ठीक है ना। और बीच बीच में ये नौकर पर गुस्सा भी करता है। अब देखिए, रामस्वरूप प्रेमा, यानी रामस्वरूप कौन है? उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, यानी दोनों पति पत्नी हो गई है। अब चूंकि उमा के पहले भी बहुत सारे रिश्ते टूट चुके हैं, वो हर 15-20 दिन में उनके पिता कोई लड़के वाले को ले आते हैं, तो बेचारी वो गुस्से में आ जाती है, वो चिढ़ जाती है। तो प्रेमा और रामस्वरूप आपस में क्या बातें करते हैं कि लड़की का मुंह फुलाए बैठना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। किसी तरह समझाकर तैयार करने की सलाह करो, अर्थात उमा को तैयार करो, तभी तो लड़के वाले देखने आएंगे, है ना। लड़की की पढ़ाई पर प्रेमा कहती है कि अपना ज़माना था, एक मेरा ज़माना था कि मुझे गिनती तक भी नहीं आती थी, फिर भी मैं सुंदर थी और मेरी शादी हो गई थी, ठीक है ना। इसीलिए लड़की को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। तो बच्चा आप देख सकते हैं कि लड़की की माँ प्रेमा की सोच कैसी है। फिर वो कहती है कि सजना सवरना, सजना सवरना तो लड़कियों का एक गुण है। कुछ पाउडर क्रीम लगाएगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे, तभी तो लड़के वाले देखेंगे। इस सोच की उमा की माँ थी। अब ये देखिए बच्चों, ये अपने गोपाल प्रसाद और लड़का, उन दोनों के विचार कैसे थे, वो कैसे फालतू की, दकियानुसी अर्थात फालतू की बातें करते थे। गोपाल प्रसाद एक अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित वकील है और अब रिटायर हो चुका है। लड़का बीएससी की पढ़ाई पूरी करके मेडिकल कॉलेज में है। और इन दोनों को कैसी बहू चाहिए? जो कम पढ़ी लिखी हो, अर्थात पढ़ी लिखी तो चाहिए, जो कम पढ़ी लिखी हो, ऐसा चाहिए। अब सीधी सी बातें हैं कि वो रामस्वरूप के घर पे लड़की देखने जाते हैं, उमा को देखने जाते हैं, तो वो घर पहुंच जाते हैं। पिता पुत्र गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों घर में प्रवेश करते हैं। पिता लोक चतुराई और अनुभवी, अर्थात लोगों को एक प्रकार से कह सकते हैं आकर्षित करने की, है ना, अपने में खींच लेने की ऐसी वो आंखें दिखाता है और अपना अनुभव भी वह पेश करता है कि मुझे बहुत ज्ञान है। अब शंकर देखिए, शंकर कौन है? गोपाल प्रसाद का बेटा। कमर झुकी हुई है, आवाज़ पतली और खिसियाहट भरी है, खुरखुरी आवाज़ है ना, यानी कि थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है। कॉलेज अर्थात कॉलेज उसका छुट्टियों में ही चल रहा है। पढ़ाई वो एक आधी बार कर लेता है और क्या कहता है कि एक आधा साल रहता है बस, मैं डॉक्टर बन ही जाऊंगा। और हकीकत आप सब समझ ही चुके हैं, कुछ अलग है। अब ये अतीत की बातें क्या है? देखिए, जब सीधी सी बात, आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आपके पिताजी उससे बातें करते हैं। ऐसे ही इस एकांकी में गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप, प्रेमा ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को क्या कहता है, अरे एक ज़माना था जब मैं जवान था, दर्जन भर कचौड़ियाँ खा जाता था। कितना सस्ता ज़माना था, है ना। कुछ पैसे में ही खाने की चीज़ें आ जाती थी। और पढ़ाई तो मैं 12-12 घंटे बैठ के पढ़ता था। अब कहाँ वो ज़माना, और तो छोड़ो, मेरे ज़माने में जो बच्चा 10वीं कर लेता था, मैट्रिक कर लेता था, आज के एमए इंग्लिश वाले से काफ़ी अच्छा है। तो बच्चों, इससे आपको पता चल रहा है कि गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बातें फेंक रहा है। और ये तमाम बातें जब कोई मेहमान आता है हमारे सबके घर में, ऐसी फेंकते ही हैं। उस ज़माने की याद में अपने आप को रोक पाना मुश्किल हो गया। तो रामस्वरूप भी अपनी बातें करने लगा, गोपाल प्रसाद भी अपनी ये बातें करने लगा जो हमने अभी पढ़ी हैं, ये कचौरियाँ 12-12 घंटे पढ़ने की बातें। अब उन्होंने आपस में बिजनेस की बातें की। बिजनेस क्या है? देखो बच्चों, वैसे विवाह होता है लड़का लड़की के आपस में गुण मिल जाना। गुण का अर्थ है कि वो पढ़ा लिखा है, अच्छा दिखने में है और शरीर से स्वस्थ है।
लेकिन यहाँ गोपाल प्रसाद कुछ और ही दिख रहा है। क्या? विवाह को बिजनेस कह रहा है कि विवाह तो बिजनेस है। क्या? एक तो हैसियत अर्थात हमारी बिरादरी के हों, अच्छे पैसे वाले हों। फिर लड़की कैसी चाहिए उन्हें? खूबसूरत हो, कम पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा ज़्यादा मैट्रिक पास हो। ये देखिए, ये लड़की के गुण दिखाए उन्होंने कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, अर्थात उसमें अच्छे गुण हों। बुरे गुण होते तो ये एरो नीचे की तरफ आता तीर, अब ये अच्छे गुणों की तरफ दिखा रहा है, ठीक है ना। और हारमोनियम बजाना जाती हो, गीत गाना आता हो, पेंटिंग आती हो, सिलाई आती हो, रसोई का काम आता हो, पति पत्नी और ससुर ससुर की सेवा करने वाले हो ना, सास ससुर की सेवा करने वाले हो। अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो उसके बारे में गोपाल प्रसाद क्या कहता है? अरे अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी हो ना राम स्वरूप जी, तो क्या होता है? अंग्रेजी में अखबार पढ़ना, राजनीति में बहस करना, ऐसी तमाम बातें करती हैं। ये काम तो लड़कों के होते, लड़कियों के नहीं। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि गोपाल प्रसाद की सोच नीची है, वह लड़कों को ही ज़्यादा महत्व देता है। मर्दों का काम ही पढ़ना है, काबिल होना, लड़कियों का नहीं। ये यहाँ पे आपने देखा कि गोपाल प्रसाद ने कहा, ठीक है। अब तमाम बातें हो रही थी, सब बातें कर रहे थे गोपाल प्रसाद, राम प्रसाद, शंकर। इसी बीच में प्रेमा कहती है कि उमा चलो बेटा, अब मेहमान आ गए हैं, उनको अपना चेहरा दिखाओ और खाने पीने की चीज़ें दो। अब बच्चों, कमरे में जो हमने देखा था ना ऊपर, ये देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रारंभ में ही, ये देखिए 1 2 3, इस कमरे में यहाँ जहाँ पे ये सब बैठे थे ना, इधर ये सब बैठे थे, तो इधर कौन आती है? अब उमा आती है। उमा के हाथ में क्या है? अब हम ये तमाम बातें पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, उमा का प्रवेश होता है, ठीक है ना। उमा इस कमरे में आती है, हाथों में उमा के तस्तरी है। कौन सी? पान की तस्तरी। इसमें पान रखा जाता है और साथ में थूका भी जाता है, ठीक है ना। आंखों पर उमा के चश्मा है, ठीक है, क्योंकि पढ़ लिखने की वजह से थोड़ा सा दिखने में समस्या है, अर्थात पानी आ जाता है आंखों से, ये सबको होता है आजकल, ठीक है ना। गोपाल प्रसाद उमा के चेहरे की तरफ देखता है, चाल चलवा के देखता है कि कैसे चलने में है, टांग तो नहीं टूटी हुई। फिर चेहरा देखता है, उसे गाना गवाता है, सितार बजवाता है, हारमोनियम बजाता है। उमा गीत गाती है, कौन सा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। फिर शंकर जो ढीला ढाला लड़का ना, निकम्मा, वो उमा की तरफ देखता है, ठीक है। और उमा ने जब शंकर को देखा तो पहचान लिया कि वही लड़का है जो गर्ल हॉस्टल में, लड़कियों के हॉस्टल में गया था और पिटा था। गोपाल प्रसाद अब प्रश्न करता है, क्या बेटा तुम्हें पेंटिंग आती है, सिलाई आती है, इनाम कितने मिले हैं, वगैरह वगैरह सारे प्रश्न पूछता है, ठीक है। और जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चों उमा को गुस्सा आ जाता है। ये देखिए, ये चित्र है, ये शंकर है, सीधा नहीं बैठ पा रहा है, ये गोपाल प्रसाद, ये उमा के पिता राम प्रसाद, ये उमा कितनी सुंदर है। वो बार बार प्रश्न पूछने पर चिढ़ जाती और कहती है, कुर्सी मेज बिकती है, किरदार बनकर आए हैं वहाँ से, ऐसे पूछिए लड़कियों क्या दिल नहीं होते? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई की तरह नाप तोल करता है? क्या हमारी इज्जत नहीं है? तो बच्चों, ये तमाम प्रश्न उमा किससे कहती है? अपने पिता से कहती है कि गोपाल प्रसाद से कह दो कि मैं कोई बेचे जाने वाली चीज़ नहीं हूँ, मेरा भी दिल है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। उमा ने फिर ये जवाब दिए प्रश्न पूछने पर। क्या प्रश्न क्या पूछे थे आपको मैंने बता दिया पहले, ये वाले प्रश्न पूछे थे भाई, बेटा तुम्हें क्या क्या आता है ना, ये फालतू चीज़ें पूछी। तो उमा का जवाब देखिए क्या है, ये देखिए। जवाब देखने से पहले देख लीजिएगा, जवाब सुनते ही ये गोपाल प्रसाद और शंकर वहाँ से भाग भी गए, ठीक है ना। और उमा बेचारी खुश है, लेकिन गोपाल प्रसाद राम स्वरूप बेचारा फिर से परेशान हो गया। राम स्वरूप अर्थात उमा के पिताजी, ठीक है। उमा जवाब देती है, शंकर के चित्र की पोल खोल देती है कि एक दिन ये लड़के के हॉस्टल में इधर घूम रहा था, लड़कियों को छेड़ रहा था, इसको लड़कियों ने और सिक्योरिटी गार्ड ने इतना पीटा कि इसको अपना मुंह छिपाना मुश्किल हो गया। मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, मुझे अपनी इज्जत है, अपने मान सम्मान का ख्याल है। ये तमाम बातें ना अपने लड़के से पूछिए। और अंत में फिर क्या होता है, गोपाल प्रसाद और उसके लड़के का जाना, वो चले जाते हैं। तो बच्चों, ये अपना एक छोटा सा अध्याय यानी एकांकी थी, व्यंग्यात्मक एकांकी थी। इस व्यंग्यात्मक एकांकी में समाज की बुराई, दहेज प्रथा, माफ़ी चाहूँगा, दहेज प्रथा, और दहेज प्रथा के अलावा लड़की के गुण रूपों को न देख के, है ना, उसके शकल को देख के, है ना, उसका विवाह करना,
और इसके अलावा यहाँ पे दिखाया है कि राम स्वरूप बेचारा इस लड़की को पढ़ाने के बाद भी मजबूर है। और ख़ास बात पता है क्या, राम स्वरूप ने गोपाल प्रसाद को यानी शंकर के पिता को बताया भी नहीं था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी है। अगर बता देते तो रिश्ते को वो आते ही नहीं। ठीक है, तो ये तमाम कहानी हमने पहले भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ी है। हो सकता है आपको कहीं समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है ना, आज इतना ही पढ़ते हैं, कल की कक्षा में हम पुनः मिलेंगे। आपके बहुत सारे संदेह रहे होंगे, उन संदेह को दूर कीजिए। आशा है कि आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इस एकांकी के साथ हम अपना अध्याय समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।